महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कुछ महीने पहले से ही महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इनकी सीटों में जो समझौते होने हैं, इन पार्टियों की जो गठबंधन बने हैं उसका भी ऐलान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये बात सामने आ जाएगी। देश की राजनीति में महाराष्ट्र जितना अस्थिर रहा है उतना कोई और प्रदेश नहीं रहा है। 5 सालों में महाराष्ट्र में कितनी टूट फूट हुई है ये सबको पता है। ये भी सबको पता है कि अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों ने कैसे कैसे बेमेल गठबंधन भी बना डाले। अब तो सब पुराना किस्सा हो चला है। अब नए सिरे से बात करनी है, नया चुनाव आने जा रहा है और ये देखने वाला होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसको अपना सरताज चुनती है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह है, शिवसेना और एनसीपी। मौजूदा समय में दोनों ही दिग्गज पार्टियां दो गुटों में बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। साल 2019 में जब विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर के लड़ा था तो 21 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट आया। बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन्हीं चुनावों में उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 56 सीटें जीत दर्ज की। लेकिन यहां पर मामला फंस गया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 147 में से 44 सीटें और एनसीपी ने 121 में से 54 सीटों पर जीत दर्ज की। असली ड्रामा रिजल्ट आने के बाद से शुरू हो गया और उसका असर भी दिखने लगा। सरकार बनाने और सीएम की कुर्सी को लेकर के भाजपा और शिवसेना में मतभेद की स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच एनसीपी नेता शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे से बात करने में जुट गए थे। दूसरी तरफ 23 नवंबर 2019 की सुबह सुबह जब सब कोई सो रहा था उसी समय भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के ही नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यानी बीजेपी और एनसीपी ने गठबंधन करके शपथ ले ली और सरकार बना ली। हालांकि इन दोनों नेताओं ने विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही 26 नवंबर 2019 को अपने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया। उस समय अजीत पवार की खूब किरकिरी हुई और कहा गया कि शरद पवार को उन्होंने धोखा दिया है, बैकस्टेपिंग की है, पीठ में खंजर भोंका है, बिना बताए विधायकों से दस्तखत करा करके भाजपा के साथ समर्थन दे करके शपथ ले ली, सरकार बना ली। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने एक गठबंधन कर लिया। यानी इन सभी पार्टियों ने गठबंधन करके महाविकास अघाड़ी बना दिया और एमवीए जब बना तो शिवसेना के तत्कालीन अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बन गई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीजेपी के साए की तरह रहने वाली शिवसेना अचानक से बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा खड़े रहने वाली शिवसेना कांग्रेस के साथ जुड़ गई। ये उस समय का सबसे बड़ा डेवलपमेंट था, क्योंकि शिवसेना के सबसे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे हमेशा से कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी खिलाफत के साथ खड़े रहते थे, यानी कांग्रेस की सबसे ज्यादा आलोचना करते थे। लेकिन उनके नहीं रहने पर वही शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर के उसने सरकार बना ली। तकरीबन 3 साल तक उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार चलती रही। लेकिन फिर साल 2022 को राज्य में एक नया सियासी ड्रामा शुरू हुआ। तत्कालीन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बागी हो गए। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। तमाम विधायक जो हैं महाराष्ट्र से बहुत दूर दूसरी जगह जाकर के रिजॉर्ट्स में रुके रहे। बहुत दिनों तक ये ड्रामा चलता रहा और बाद में जब लौट के आए तो उन सभी ने मिलकर के महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न ले पाए। वहीं राज्यपाल ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत साबित करने को कहा। बहुमत साबित करने में महाविकास अघाड़ी असमर्थ रही क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। एकनाथ शिंदे एक बड़े विधायकों के समर्थन के साथ अलग हो चुके थे। नतीजा यह रहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार बनी। एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर के राज्य में सरकार बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाला जो गुट था, जो विधायकों का गुट था, उसको असली शिवसेना बना दिया, उसको करार दे दिया, आदेश दिया। इसके बाद 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने भी आदेश दे दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह यानी बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसका जो चुनाव चिन्ह था धनुष और तीर, एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। वहीं चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को टॉर्च और मशाल वाला चुनाव चिन्ह दे दिया।
शिवसेना के दो हिस्सों में टूटने के बाद अब बारी आई एनसीपी की। एनसीपी के भीतर भी चाचा और भतीजे के बीच में लड़ाई चल रही थी। चाचा यानी शरद पवार और भतीजे यानी अजीत पवार के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। चाचा भतीजे के बीच में राजनीतिक खटास इतनी बढ़ गई कि बीते साल ही जुलाई में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ बागी हो गए और 54 विधायकों वाली एनसीपी पार्टी एक झटके में टूट गई, दो हिस्सों में बंट गई। एनसीपी अजीत पवार गुट भी भाजपा, शिवसेना और शिंदे गुट के साथ मिलकर के सरकार में आ गया। अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के समकक्ष राज्य का उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी का, वही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि असली एनसीपी अजीत पवार गुट ही है। तो ऐसे में दो बड़ी पार्टियां जिसमें शिवसेना और एनसीपी, ये दोनों ही टूट गईं और दोनों ही जब बगावत में टूटी तो बाद में जो असली चुनाव चिन्ह था और मान्यता थी, बाद जिसने बगावत की उसके हिस्से में आई। लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन दिया, महाराष्ट्र की जनता ने भी बहुत सारा रिएक्शन दिया और इसका असर दिखाई भी दिया। बीते लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता ने महाविकास अघाड़ी पर भरोसा दिखाया और उसे 30 सीटें दे दी, जबकि सत्ताधारी महायुति को केवल 18 सीटें मिली। इसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल थी। यानी करारा झटका लगा था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने बगावत की उनको जनता ने नकार दिया है। खासकर अजीत पवार वाली एनसीपी और शिंदे वाली शिवसेना को बीजेपी का जनाधार कुछ हद तक बचा हुआ है। महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव बागियों की अग्नि परीक्षा है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को यह साबित करना है कि उनकी बगावत का कारण सही था। उधर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बारे में कहा जा रहा है कि उसूलों से समझौता करके शिवसेना ने अपना नुकसान कर लिया। उसूलों का मतलब कांग्रेस से गठबंधन करके। आपके सेम नेचर की पार्टी जो कि बीजेपी थी, उससे आपने गठबंधन सिर्फ सत्ता और कुर्सी पाने के लिए तोड़ दिया था और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। वो शिवसेना जो हमेशा कांग्रेस का विरोध करती रही, वो सत्ता के लिए उनकी गोद में जाकर बैठ गई, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा। दूसरी तरफ अजीत पवार के करप्शन को लेकर के भी बीजेपी को आज भी जवाब देने में दिक्कत आती है। अजीत पवार जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उसमें उनके ऊपर तमाम आरोप लगे और भाजपा ही आरोप लगाती थी, देवेंद्र फडणवीस ही आरोप लगाते थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन सब पे कार्रवाई होगी, लेकिन वही अजीत पवार पार्टी तोड़ करके भाजपा के साथ गठजोड़ करके सरकार में बैठे हैं और आज भी बीजेपी से पूछा जाता है कि भाई इनको क्यों अपने ले लिया, अगर इतने भ्रष्टाचारी थे तो बीजेपी के सामने ये सब सवाल हैं और ये चुनाव में इस बार भी उठेंगे। लोग पूछेंगे, जब चुनाव प्रचार देखिएगा शुरू होगा तो अजीत पवार को लेकर के सवाल पूछा जाएगा भाजपा से कि इनको क्यों। दूसरी तरफ शिवसेना यानी शिंदे गुट, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये बाला साहब ठाकरे के साथ धोखा क्यों। तीसरी बात, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे से भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस के साथ क्यों। यानी बहुत सारे क्यों हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस बार के महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में। बेहद दिलचस्प होने जा रहा है ये चुनाव। अभी तो शुरुआत हो चुकी है अभी इस इलेक्शंस की। अभी जो पहला स्टेप है ये है कि जितनी पार्टियां हैं जो गठबंधन, महाविकास अघाड़ी और महायुति, कितनी कितनी सीटों पे कौन चुनाव लड़ रहा है, अभी यहां पर टकराहट दिखेगी बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने देखा कि अजीत पवार वाला जो गुट है एनसीपी का, कुछ हद तक नाराज दिख रहा है कि उसको सीटें कम मिल रही हैं, तवज्जो कम मिल रही है, एक्सेप्टेबिलिटी कम मिल रही है उसको। तो अजीत पवार कुछ हद तक नाराज बताए जा रहे हैं कि वो महायुति गठबंधन में कुछ उनको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, उतना भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी के तेवर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी जब से लोकसभा के चुनाव में बड़े नंबर्स के साथ आई है, उसके तेवर अलग बने हुए हैं। तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर के भी पेंच फंसने वाला है और उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और बहुत सारे सवाल जो हमने बताए, क्वेश्चंस। तो ये महाराष्ट्र की जनता के सामने जब लोग पहुंचेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब जाएंगी, तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा। जो हमने कहा ना कि भूचाल, तो भूचाल 2019 के असेंबली इलेक्शन की शुरुआत से लेकर के और आखिरी दिन तक रहा। यानी 5 साल बिल्कुल अनस्टेबल रहा महाराष्ट्र की राजनीति। और ये भूचाल पार्ट 2 है, क्योंकि यहां भी ऐसा नहीं है कि बहुत केक वॉक रहेगा, बहुत आसान इलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ कोई। यहां भी जब जब टूट फूट होती है, आवाजाही होती है, उथल पुथल होती है, तो कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आज जो इनके साथ है कल इनके साथ हो जाएंगे, जो उधर है वो इधर हो जाएंगे।
तो किसी के कैरेक्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भूचाल पार्ट 2 है। आप देखते रहिए डेली लाइन, आपको हम इस भूचाल पार्ट 2 से अपडेट कराते रहेंगे बीच बीच में। कैसा लगा आपको हमारा डिस्कशन, कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।